घंटों बाद लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुरू होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले ही ईवीएम फिर हेडलाइंस में है, अर्थात सुर्खियों में है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि आखिर बीजेपी के 400 पार वाले कॉन्फिडेंस की वजह क्या है। राहुल गांधी चुनाव को फिक्सिंग वाला मैच बता रहे हैं। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज न्यूज 18 के साथ एक एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए एनडीए को 400 पार ले जाने वाले फॉर्मूले का भी खुलासा कर दिया है। उस फॉर्मूले के बारे में मैं भी आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, लेकिन कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने के एक बयान पर आज बहुत बड़ा विवाद हो गया। सुप्रिया श्रीनेत ने छत्तीसगढ़ एनकाउंटर में मारे गए नक्सलियों को ना सिर्फ शहीद बताया, बल्कि एनकाउंटर की जांच कराने की भी डिमांड कर डाली। यानी ईवीएम पर सवाल, एनकाउंटर पर सवाल, सुरक्षा बलों के शौर्य पर सवाल। आखिर यह चुनाव किस दिशा के में मुड़ गया है, क्योंकि इस बार हार जीत की बजाय बातें यह हो रही हैं कि क्या नरेंद्र मोदी एनडीए को 400 पार का आंकड़ा पार करा पाएंगे या नहीं। सवाल है कि क्या बीजेपी के 400 पार वाले एजेंडे ने विपक्ष को दबाव में डाल दिया है, और क्या इसी दबाव की वजह से ईवीएम को एक बार फिर विलेन बताने की कोशिश शुरू हो गई है। आर पार में आज इसी बड़े चुनावी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस, या फिर बीजेपी है ओवर कॉन्फिडेंस में 400 पार या मुश्किल में आ जाएंगे सरकार। आज का आर पार इसी पर व्यूअर्स। अब की बार 400 पार, अब की बार पहले चरण की वोटिंग में अब बस चंद घंटे बाकी हैं और चुनाव की धुरी बीजेपी के 400 पार वाले स्लोगन के इर्द गिर्द घूमने लगी है। विपक्ष के निशाने पर चुनाव आयोग और ईवीएम भी हैं। हाथी का दांत खाने का लगे, दिखाने का लगे, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी करने का लगे, बोलने का लगे। जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकती। बीजेपी को अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आकर एक पोएम बोलते हैं कि मैंने रातों रात ये पोएम बनाई थी, जिसमें ही साउंड्स मोर लाइक अ बीजेपी स्पोक्सपर्सन, लेस लाइक एन इलेक्शन कमिश्नर। हम उड़ीसा में बढ़ेंगे, तेलंगाना में बढ़ेंगे, तमिलनाडु में बढ़ेंगे, पश्चिम बंगाल में बढ़ेंगे। कई सारे राज्यों में एक दो सीटें छूट गई हैं, वहां पर 100% करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी हमारी सीटों की बढ़ोतरी है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार उन पर नक्सलियों को शहीद कहने का आरोप है। इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं। क्या वोट बैंक की ताली लेने के लिए अब आतंकवादियों को भी शहीद बताया जाएगा? उधर बिहार में पहले चरण से पहले मामला गाली गलौज तक पहुंच गया। आरोप है कि तेजस्वी यादव की सभा में चिराग पासवान के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ। चुनाव का स्तर इतना गिर गया है कि खुलेआम गाली गलौज हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए आप दूसरे को डिमीन करके, दूसरे को डाउनसाइज करके, दूसरे को नीचा दिखाकर, उनके ऊपर गालियां देकर आप आगे बढ़ने की सोच रखेंगे, ये कतई जायज नहीं है। कोई इसकी जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। आज की सबसे इंटरेस्टिंग खबर यह है कि ईडी आज अरविंद केजरीवाल की शिकायत लेकर कोर्ट पहुंचा। केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने जेल से निकलने के लिए खाने में मीठा बढ़ा दिया है। अरविंद केजरीवाल जी जानबूझकर मीठा खा रहे हैं, और ये वो इसलिए कर रहे हैं कि इसका बहाना लेके वो बेल के लिए अप्लाई करें। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आर पार में होगी सबसे बड़ी बहस। 400 पार या मुश्किल में सरकार। क्या 400 पार होने जा रहा है या फिर मुश्किल में सरकार है? 2024 में बीजेपी के 400 सीटों वाले दावों की सच्चाई का विश्लेषण। प्लान क्या है? दक्षिण भारत में कुल 129 सीट है। बीजेपी को 2019 में 29 सीटें आई थी और विपक्ष को 100 सीटें मिली थी। यानी टारगेट है भारतीय जनता पार्टी की तकरीबन 100 सीटों पर दक्षिण में नजर है। चुनौती क्या है? 2019 में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में बीजेपी का खाता नहीं खुला था, लेकिन तथ्य क्या है? महत्वपूर्ण यह है, बीजेपी को 2014 में 31%, 2019 में 37% वोट मिले, 2024 में 370 के लिए 47% वोट की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को। अगर बीजेपी अपना आंकड़ा बढ़ाने में कामयाब हो जा पाती है
44%, 45% ले पाती है तो बीजेपी 90 से 100 सीटें जीत सकती है। आरोप क्या है? बीजेपी पहले से कैसे जानती है कि उसकी सीटें 400 आएंगी? प्रियंका गांधी ये कह रही हैं मैच फिक्सिंग के बिना 180 सीट जीतना भी मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि यह चुनाव फिक्स है, इस चुनाव में बीजेपी की जीत होगी, यह फिक्स दिखाई दे रहा है, और अगर यह फिक्सिंग नहीं होती तो 180 आएंगी। लेकिन ईवीएम पर सवाल क्यों है? कांग्रेस हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना जीती है, वहां भी ईवीएम से ही कांग्रेस को जीत मिली। विपक्ष का फंडा यह है कि जीते तो हम, हारे तो ईवीएम। लेकिन बड़ा प्रश्न क्या है आज की इस चर्चा का? देखिए, बिल्कुल हम पूर्व संध्या पे हैं, कल सुबह से वोट डाले जाएंगे, इसलिए अपना वोटर आईडी कार्ड तैयार रखिए। फर्स्ट फेज से पहले ही ईवीएम के मुद्दे को उठाना क्या 2024 के नतीजे बता रहा है? फर्स्ट फेज का इलेक्शन है, ये 102 सीटों पर यह चुनाव है, और उससे ठीक पहले ईवीएम के मुद्दे को बुलाना क्या नतीजा बता रहा है? मेरे साथ चर्चा करने के लिए शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, मेरे साथ प्रियंका भारती, प्रवक्ता आरजेडी की हैं, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, राजेश गुप्ता, एमएलए विधायक आम आदमी पार्टी के, मेरे साथ फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर ईसी के मोहम्मद अमीन साहब भी जुड़ेंगे। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है, और चिराग पासवान भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा के अंदर। लेकिन मैं शुरुआत विपक्ष से करता हूं। प्रियंका भारती, हारे तो ईवीएम और जीते तो हम, क्या इस फॉर्मूले पे काम होता है प्रियंका जी? देखिए, जो 400 पार का नारा ये लोग लगा रहे हैं, इस बार 400 पार नहीं 2004 होगा। और 400 पार जो कह रहे हैं, मुझे लगता है अगर सिर्फ भाजपा के लोग बीजेपी को वोट डालेंगे और बाकी देश के लोगों को वोट डालने का राइट्स नहीं मिलेगा, तब 400 हो सकता है। वरना जिस जनता को इन लोगों ने बेरोजगार बना दिया है, जिस जनता को भूखमरी पे ले आए हैं, जिन महिलाओं को उनकी इज्जत उनसे आबरू छीन ली जा रही है, प्रियंका जी तो वोट नहीं करेंगे। प्रियंका जी, यानी आप कह रही हैं कि बीजेपी की किसी कीमत पे 400 तो नहीं आ रही, आप लोग दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, फिर ईवीएम पे ठीक रहा, अभी से क्यों फूट रहा है? अभी तो फर्स्ट फेज के वोट नहीं डले। ईवीएम पे अमीर जी, ईवीएम पे ठीक है, हम थोड़ी फोड़ रहे हैं। आपको मालूम नहीं है क्या कि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है कि जितने भी वोट डाले जाए उसका वीवीपीएटी पेपर साथ में 100% उससे मिलान किया जाए। बहुत पहले से चल रहा है। केरला का एक केस आया कि जितना मॉक में वोट पड़ा उसमें बीजेपी का ज्यादा आ गया। सवाल तो उठेगा। अब आप सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है और कोर्ट ने भी कहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि आपको 100% वीवीपीएटी को मिलान करने में समस्या क्या है? ठीक है, जवाब। हम लोग वो लोग नहीं है। ठीक है प्रियंका जी, आपने अपनी बात को रख लिया। शहजाद पूनावाला, देखिए, ईवीएम बहाना है, इसलिए इलेक्शन कमीशन सारी चीज़ों पर सवाल उठाना है, परिवार को हार से बचाना है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी चयनात्मक रूप से कोर्ट करवाना है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतनी अति मत कीजिए कि हर चीज़ पर ही आप भरोसा जो छोड़ दें। और देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट कोई वर्डिक्ट सुनाता है तब उसको स्वीकारते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी नहीं, फाइंडिंग दी है कि ईवीएम के विषय में जो आप सवाल उठा रहे हो वो जायज़ नहीं है, पर उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। और देखिए, प्रियंका जी की गलती नहीं है। 400 का आंकड़ा इनको केवल एक ही बार समझ में आता है जब 400 बीसी की बात हो चारा घोटाले में, 400 बीसी की बात हो शराब घोटाले में, 400 बीसी की बात हो शुगर घोटाले में, अब शुगर का भी घोटाला चल रहा है, और 400 बीसी की बात हो जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने 12 लाख करोड़ का घोटाला किया है। तो 400 बीसी करने वाले लोग, इनको 400 सीट क्या होती है, जनता का क्या विश्वास होता है, ये पता नहीं चलता। ठीक है, अपनी बारी में एक ही वाक्य, केवल एक वाक्य, 10 सेकंड, एक ही वाक्य। प्रियंका जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला बौखलाइए मत। अरे अमीर जी, इस प्रकार से थोड़ी होगी डिबेट। प्रियंका जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए भाई, ओके प्लीज। शहजाद जी आप बोलिए। मैं किसी के शहजाद पूनावाला की बारी है। देखिए, मैं केवल आज कहना चाहता हूं कि भाई तरीका ये गलत है भाई। अमीर जी, ये तरीका ठीक नहीं है भाई साहब। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। हाँ अमीश जी, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, पहले शक्ति का अपमान किया गया राहुल गांधी के द्वारा, फिर युवा शक्ति और जनशक्ति मतलब प्रधानमंत्री को 400 फीट में गाड़ देंगे। आज नारी शक्ति का अपमान करते हुए जो रणदीप सुरजेवाला, कंगना रनौत का अपमान करने वाले लोग हैं, उन्होंने चिराग पासवान जी की माता जी के विषय में जो गालियां बकी है, क्या तेजस्वी यादव जी ने उसको कंडेम किया? हमने तो ब्रिजभूषण पर कार्रवाई की, हमने मणिपुर पर डिबेट की, पर मैं आज पूछना चाहता हूं कि क्या किसी आरजेडी के नेता ने एक अनुसूचित जाति के महिला के ऊपर की गई टिप्पणी का खंडन किया है क्या? तो प्रियंका भारती। और दूसरी बात, चिराग पासवान को के लिए, उनकी माताजी के लिए जो अभद्र गालियां दी गई राष्ट्रीय जनता दल के कार्यक्रम में, उस पर आप क्या कहना चाहती हैं?
अमीश देवगन जी, भीड़ में जाकर के कोई गाली दे देता है, अगर स्टेज पे दिया होता उस समय तेजस्वी जिसको कंडेम नहीं करते तो कोई सवाल उठता। इस देश में तो जब मणिपुर में महिलाओं को नग्न घुमाया जाता है सबकी चुप्पी हो जाती है। हाथरस में रातों रात महिला को जला दिया जाता है पुलिस के द्वारा। चर्चा तो हुई ना, होती है चर्चा तो हुई, इसका एक जवाब दे, चर्चा तो हुई। 10 सेकंड शहजाद पूनावाला, देन मोहम्मद अमीन, फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन। मणिपुर पर भी और ब्रिजभूषण सब पे चर्चा भी हुई, कार्रवाई भी हुई। संदेश गाली दी गई है लेकिन पब्लिक ने दी है, नीचे से दी है। संदेश खाली में तो महिलाओं का बलात्कार और ममता दीदी ने उनका बचाव किया। वो तो अनुसूचित जाति की महिलाएं थी, क्योंकि शाहजहां शेख करने वाला था तो उसके लिए भी आप साथ में खड़े हो गए। ये तरीका ठीक नहीं अमीश भाई, ये तरीका ठीक नहीं। हर वाक्य में 5 सेकंड में इंटरप्शन। अच्छा, मेरा निवेदन है पीसीआर जिसका मैं नाम लूं उसी का ऑडियो खोलिए। शहजाद पूनावाला 10 सेकंड, कंप्लीट योरसेल्फ, शार्प पॉइंट। इन्होंने कहा कि ये तो क्योंकि भीड़ में गाली दी गई तो हम इसका जिम्मेदारी नहीं ले सकते, खंडन कर देते। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि संदेश खाली की महिलाओं का बचाव तो ममता दीदी ने असेंबली में खड़े होकर कहा। आपने उस अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए एक शब्द बोला, क्योंकि शाहजहां शेख बलात्कारी था तो उसके लिए चुप रह गए, मुंह में गोंद भर दी। और मैं पूछना चाहता हूं, कंगना रनौत जी का जो अपमान किया गया, हेमा मालिनी का अपमान किया गया, ये तो रणदीप सुरजेवाला और सुप्रिया श्रीनेत ने किया। एक ट्वीट बता दीजिए तेजस्वी यादव जी का। मणिपुर पर तो चर्चा हुई, ब्रिजभूषण पर तो कार्रवाई हुई। अब प्रियंका जी 10 सेकंड लेकर बताइए कि रणदीप सुरजेवाला का खंडन कब किया गया। ठीक है, मैं जवाब नहीं देंगे। मैं फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर ईसी के पास आ रहा हूं। मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद अमीन है। अमीन साहब, आप फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर हैं इलेक्शन कमीशन के। मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है आपसे, क्या आपको लगता है कि ईवीएम में बहुत बड़ी खामी है, जिस तरह से हमारे देश का विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है? जी देवगन साहब, ईवीएम में बहुत बड़ी खामियां हैं और बहुत बड़ी खामी है, जिसका नतीजा है कि अपोजिशन की स्टेट जीत रही हैं, चाहे वो हिमाचल हो, कर्नाटक हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो। इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है कि ईवीएम में खराबी है। ईवीएम यही जिताती है और यही हराती है, और इन लोगों को सिवाय एम्पायर को और ईवीएम को बेईमान करने के अलावा कुछ इनके पास सौदे नहीं है। अभी से इसीलिए इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये हो सकता है कि मैच हार रहे हूं। मैं अभी ये नहीं कहता हूं 4 जून के बाद आएंगे नतीजे, हो सकता है। इसलिए ईवीएम में इतनी खराबियां बता दी। आपको एक और बता दूं मैं बात, आपके दर्शकों को पूरे पता होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को, या जो भी पूरा चैनल देख रहा है आपका, उनके दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये हमारी इलेक्शन कमीशन की जो ये ईवीएम मशीन है वो बैटरी ऑपरेटेड है, जस्ट लाइक ए कैलकुलेटर। ये हैक नहीं हो सकती। रीजन कि विदेशों में जो बंद की गई है वो इंटरनेट से जुड़ी हुई थी, इस कारण से उन मशीनों को बंद किया गया। इसके लिए ये लोग यहाँ पर एग्जांपल देते हैं कि वहां बंद हो गई और यहाँ चल रही है। यहाँ बैटरी ऑपरेटेड है, जस्ट लाइक ए खिलौना। आप देखते हैं कैलकुलेटर के अंदर जो भी चीजें फीडिंग होंगी उसी का आंसर आता है। 1 और 1 2 ही आएगा, 1 और 2 को 3 नहीं होगा। लेकिन सवाल इस बात का, ह्यूमन एरर हो सकती है कि किसी मशीन में कभी कोई गड़बड़ी देखी गई हो, लेकिन इनके एजेंट मौजूद होते हैं हर स्टेशन पे, पोलिंग स्टेशन पे हर पार्टी का होता है। उसके सामने एक शब्द है रेंडमाइजेशन, यानी वो मशीनें रखी होती है चुनाव से पहले, पोलिंग डे दिन पोलिंग ऑफिसर के सामने, एजेंट के सामने। ठीक है, मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया है। ओके, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, डॉक्टर मोहम्मद अमीन है, फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन के हैं। वो कह रहे हैं कि ईवीएम तो कैलकुलेटर की तरह है, हम सबको पता है, बैटरी ऑपरेटेड है और हमारे इलेक्शन मॉडल को विदेशों तक फॉलो किया जाता है। लेकिन अपनी असफलता को अगर आप ईवीएम पे फोड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? 2012 के अंदर जब सपा की सरकार आई थी तो इसी ईवीएम ने बनाई थी ना। हाँ, अब सुन लीजिए। देखिए, अमीन साहब ने एक बात बोली, मैं आपकी बात मान गया। आप बताइए कैलकुलेटर में कितनी बार ऐसा नहीं होता, मोबाइल के कैलकुलेटर में या किसी कैलकुलेटर में आप 9 दबाओ तो 8 दबने लगता है, फिर हम उसको रिपेयरिंग स्टेशन पे लेके जाते हैं कि नहीं लेके जाते? तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो हो सकती है। अब जब जनता को आशंका हो रही है, देश की जनता चाह रही है कि नहीं भाई इसके वीवीपैट की अगर उसकी गणना हो जाए पूरी की पूरी, तो उसमें दिक्कत क्या है? भारतीय जनता पार्टी को भी क्या दिक्कत होती है? वो जाके दौड़ के इलेक्शन कमीशन का बचाव करने लगती है। भाई आप भी एक पार्टी हैं, अगर पूरी जनता कह रही है आप भी हमारे साथ आगे खड़े हुई है और आप भी शंका जताइए जब जनता शंका जताती है। लेकिन आप जब उनके साथ खड़े हो जाते हो तो आपकी मंशा पे शंका होने लगता है कि फिर आप क्यों चिल्ला रहे हो भाई?
भाई आपको जनता कह रही है कि नहीं, जनता कह रही है वीवीपैट की काउंटिंग होनी चाहिए, तो आपको होनी चाहिए। कई बार यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मशीन खराब होती है, आप भी कहो खराब होनी चाहिए। अच्छा, मोहम्मद अमीन तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के है नहीं, सुर मिलाते उन पे आरोप पत्र लगाना मुझे नहीं लगता जायज है। वो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, वो तो इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे रहे। नहीं लगा रहा हूं, ठीक है, अच्छा ठीक है, अब मुझे जवाब लेने दीजिए। अमीन साहब, अमीन साहब आपने अपनी बात को रखा, मैं आपको आगे मौका दूंगा। अमीन साहब, अमीन साहब आपकी बारी है, 30 सेकेंड। अमीन साहब आपकी बारी है, बोलिए। अमीन साहब, कैलकुलेटर में भी दिक्कत आ जाती है, कभी कभार 8 दबाते हैं 9 दिखाई देता है। मैं भदौरिया साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, एग्री करता हूं, लेकिन जिस दिन चुनाव हो रहा होता है उसके पीछे हमारे 5-6 पोलिंग स्टेशन के ऊपर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट होता है, उसके पास हमारे पास स्पेयर मशीनें होती हैं जो इमीडिएटली रिप्लेस की जाती हैं। वहां ठीक करने का टाइम नहीं होता चुनाव के टाइम में, इसलिए इमीडिएटली रिप्लेसमेंट है वहां पर। अगर कोई मशीन खराब होती है और हमारे इंजीनियर्स भी होते हैं तो ठीक करने का टाइम नहीं रहता, हम इमीडिएटली उसको बदल देते हैं। बदलने की वजह से न तो समय खराब होता है वोटर्स का और न वोट डालने के टाइमिंग। लेकिन अनुराग भदौरिया, अगर आपका कोई ईवीएम के बारे में सवाल है, मैं तो पूरे विपक्ष को कह रहा हूं कि अगर उनका कोई सवाल है, हमारे साथ बहुत ही माने हुए अधिकारी हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन, फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन के, उनसे वो सवाल पूछ सकते हैं। अनुराग, आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए आप अमीन साहब से। देखिए, पूछ तो रहा हूं, अरे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा अमीन साहब आप भी जानते होंगे जब चुनाव होता है और चुनाव में जब लाइनिंग लगी होती है, जब लाइन लगी होती है, बड़ी गर्मी होती है कई बार, और वहां मशीन खराब होती है, भागा दौड़ी होती है, उसमें जब मशीनें 1 से 2 खराब हो गई, 3 खराब हो गई, 4 खराब हो जाती है, कई बार 5-5, 6-6 मशीनें खराब होती हैं, आपने भी देखा होगा। फिर बताइए उसको कैसे हैंडल। नहीं, वो विषय अलग, वो विषय अलग है। मशीन खराब होने का विषय अलग है, आप ईवीएम पे भरोसा नहीं कर रहे, वो विषय अलग है। आप दोनों चीजों को मिक्स कर रहे हैं। सुनिए, उसी का जनता को भरोसा इसीलिए तो उठ रहा है, जनता को भरोसा इसीलिए उठ रहा है कि मशीनें खराब होती है, इसलिए भरोसा उठ रहा है। आप जनता की बात करेंगे कि सत्ता की बात करेंगे? अमीन साहब, हाथ जोड़ के निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, हम जनता की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल आदमी नहीं है, ये पॉलिटिकल ड्रामा नहीं। एक सेकंड, ओके, मोहम्मद अमीन दूसरे चैनल पे अमीन साहब को सुन रहा था। अमीन साहब तो विपक्ष को कह रहे थे कि विपक्ष की हालत इसलिए हो गई है। अमीन साहब तो दूसरे चैनल पे यही बोल रहे थे, भदौरिया जी आपने गलत समझा है नहीं, क्योंकि आप निरंतर बोलते हैं। देखिए, अमीन साहब कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, आप निरंतर ना बोले। डॉक्टर भदौरिया, मोहम्मद अमीन, फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन, तो मैं कैसे विश्वास करूं? भदौरिया साहब, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए, मैं उस वक्त ये कह रहा था कि इसी तरह से हमारे इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठाई जाती है, उंगली उठाई जाती है। ऐसा नहीं है, आप लोग आते हैं उसी इलेक्शन कमीशन में, बीजेपी उंगली उठा रही थी तब क्या था? ये क्या तरीका है अनुराग? बीजेपी उंगली उठा रही थी तब भी तो था ना। अनुराग, मोहम्मद अमीन को बोलने दीजिए, नहीं तो शहजाद पूनावाला और मलूक नागर बोले। नहीं, मैं तो अपनी बात, आपने सवाल पूछा, आपने सवाल पूछा, अब आप सवाल का जवाब सुनने को अगर तैयार ही नहीं हो तो उसका कोई जनता के पास बात नहीं जाने देता। आप भी नहीं जाने देते। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। 2009 में बीजेपी ने सवाल उठाया था कि नहीं उठाया था? बस इतना बताइए। अमीन साहब को सुनिए ना, बीजेपी ने सवाल उठाया था कि नहीं उठाया था? बोलिए हाँ या ना। ये कैसे होगा सर? बात कैसे होगी? ऑडियो डाउन करिए। उठाया था ना सवाल। अनुराग भदौरिया, प्लीज बी फेयर। मोहम्मद अमीन, हाँ देखिए देवगन साहब, ऐसा है कि ये बात कह रहे थे कि मशीनें 1, 2, 4 खराब हो जाती है। मैंने बिल्कुल मानता हूं इस बात को कि खराब हो सकती हैं, लेकिन मैंने इनको ये भी बताया कि इमीडिएटली हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट घूम रहे होते हैं राउंड पे, वो इमीडिएटली बदल देते हैं इस मशीनें। नंबर 1, इन्होंने कहा कि वहां पे हाय तौबा बच जाती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे प्रिसाइडिंग अफसर के पास एक डायरी होती है, उस डायरी में टाइम लिखा जाता है कितने बज के कितने मिनट तक इलेक्शन रुका रहा, उसको एक्सटेंड करते हैं शाम तक, जो जब तक कि हमारे पोलिंग स्टेशन के अंदर आदमी दाखिल हो जाता है समय रहते, उसको चाहे रात के 12 बज जाए, इलेक्शन के लिए वोट डालना ही होगा। हमारा ध्येय यही है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो और परसेंटेज बढ़े। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमीन साहब, आप हमारे साथ रहिए। शहजाद पूनावाला, मैं बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूं, बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूं। लेकिन क्या अनुराग 10 सेकंड में, मशीन खराब का मामला है या नियत खराब का मामला है? ईवीएम के मामले में तो आपकी नियत ही खराब हुई है। देखिए 20 सेकंड। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नियत खराब है। भारतीय जनता पार्टी की नियत खराब है, पूरा देश जानता है। भाई 2009 में ईवीएम पे उंगली उठाते थे ना, आडवाणी जी ने उंगली उठाई थी ना। हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में कह रहे हैं, जब सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है, वीवीपैट की 100% काउंटिंग होनी चाहिए। तो बीजेपी शहजाद पूनावाला, होनी चाहिए। योर टाइम इज अप, बीजेपी स्पोक्सपर्सन।
अमीश वो जी, कह रहे हैं नियत आप लोगों की खराब है। अमीश जी अभी तो ईवीएम को गाली दे रहे, कुछ दिनों के बाद जनता को भी देंगे। जनता को राक्षस तो रणदीप सुरजेवाला ने बोला है ना, तो ईवीएम पे नहीं रुकेंगे तो जनता को भी गिर आएंगे। दूसरी बात, हमने बिल्कुल ये सवाल उठाया और सुप्रीम कोर्ट का जब क्लियर कट फैसला आ गया उसके बाद हमने एक भी सवाल नहीं उठाया, क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। भाई बताइए, तेलंगाना में चुनाव जीतते तो ईवीएम ठीक है, पंजाब में जीतते तो ईवीएम ठीक है। नहीं नहीं, अब बीच में अमीश जी, आपके बीच में अनुराग, अमीश जी दिस इज सो अनफेयर। 5 सेकंड में अच्छी है, आपकी नियत नहीं नहीं, अच्छी दिस इज है। नॉट राइट। अमीश जी मैं अपना टाइम कंसीड नहीं कर रहा हूं, मुझे प्लीज में मौका दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को अपना बोलने का मौका मिलना चाहिए। तेलंगाना में ईवीएम ठीक है, पंजाब में ईवीएम ठीक है, दिल्ली में ईवीएम ठीक है, पर केंद्र में चुनाव हारने वाले हैं तो ईवीएम खराब हो जाता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब ये लोग ईवीएम की बात करते हैं, भाई साहब इनको विश्वास क्या? जब बीजेपी की वैक्सीन बता दी इन्होंने, वैक्सीन को इनको भरोसा था। जब सर्जिकल स्ट्राइक का आर्मी ने बताया तो उनको भरोसा था, इन्होंने खून की दलाली बता दी। इन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक पर भरोसा, एक सेकंड आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, आई रिक्वेस्ट लेट मी कंप्लीट। बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सबूत मांग लिए तो इनको आर्मी पर भरोसा नहीं। और आखिरी बात भाई, बाकी सब छोड़ दीजिए, इनको इतना भरोसा है ना इनके नेतृत्व पर, उनके चांसेस पर। अखिलेश जी चुनाव लड़ रहे हैं, 7 बार टिकट बदल दिया, अमेठी से कैंडिडेट घोषित है। अरे भाई आपको तो भरोसा है ना कि आपकी वेव चल रही है, तो अमेठी से ना डिक्लेयर कर पा रहे हो, ना अखिलेश जी चुनाव लड़ पा रहे हैं, और साथ-साथ मेरा काउंटर सवाल है शहजाद, और मैं बोल रहा हूं कि अनुराग भदौरिया, अखिलेश यादव सवाल नहीं पूछ रहे हैं, सवाल प्रियंका गांधी पूछ रही है कि आपको कैसे पता आपकी 400 आ रही है। हाँ, अब बताइए कि मुझे बताइए, हम लोगों को तो जनता के बीच में हम घूमते तो हमें विश्वास है, परंतु प्रियंका वाड्रा जी यदि आपको इतना भरोसा है तो कम से कम अमेठी का कैंडिडेट कौन होगा वो बता दीजिए ना आप। हमें तो जनता के साथ भरोसा है। और दूसरी बात, एक आखिरी बात, देखिए इन लोगों को तो प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर भी भरोसा नहीं था। कल राम गोपाल यादव ने राम भक्ति में सूर्य तिलक देखते हुए उन्होंने कहा यह पाखंड है। भाई बताइए, जो सूर्य तिलक और राम जी की भक्ति को पाखंड बताते हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया भैया, जनता नहीं बताइए, राम जी की भक्ति पाखंड है क्या? इलेक्ट्रोबॉन्ड की बात करो, मेरी बात करो। नहीं राम जी की भक्ति बात करो तो 370 की बात करने लगेंगे। नोटबंदी पे बात करो कि नोटबंदी आपने लगाई थी, आपने कहा था कि काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया क्या? लॉकडाउन आपने लगा दिया, कितने लोगों की मौतें होगी? जिम्मेदार कौन हुआ? क्या बताया? किसान की एमएसपी की गारंटी हो गई क्या? महिला सुरक्षा के लिए आपने क्या किया बताइए आप? मणिपुर में क्या हुआ? क्या हुआ? पहलवान महिलाओं के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ?